अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर हम एक सितारे से दूसरे सितारे तक सफ़र करना चाहते हैं तो हमने बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ देखी जो कि बहुत अरसे के बाद हमें एक सितारे से दूसरे सितारे तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन आज जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करने जा रहे हैं वार्प ड्राइव, वो बहुत जल्दी हमें एक निज़ाम शमसी से दूसरे निज़ाम शमसी तक पहुंचा सकती है। शुरू में लोगों ने वार्प ड्राइव के कॉन्सेप्ट को हाइपोथेटिकल समझा, ऐसा कॉन्सेप्ट समझा जो कि टेक्नोलॉजिकली हम अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसे ब्रेक थ्रू हो चुके हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हम मुस्तकबिल में वार्प ड्राइव बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वार्प ड्राइव है क्या और उसमें टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, जिसकी वजह से हम स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा या कम करीब तर सफ़र नहीं कर सकते। वार्प ड्राइव का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें मिलता है आइंस्टाइन की इक्वेशन से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कुछ ऐसी गलत चीज़ें आम हैं जो कि आइंस्टाइन की इक्वेशन से साबित नहीं होती। मसलन एक चीज़ जो हम समझते हैं वो ये है कि कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर सकती, जबकि आइंस्टाइन ने यह कहा कि मैटर स्पीड ऑफ लाइट के साथ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मैटर से बना हुआ है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर सकता। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है इन इक्वेशंस में कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से कम रफ्तार पर मूव कर रहे हैं तो आप स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस नहीं कर सकते। आइंस्टाइन की इक्वेशंस हमें बताती हैं, लेकिन ये इक्वेशंस हमें ये नहीं बताती कि कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जो स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर ही मूव करती है। ऐसे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा रफ्तार से मूव करना होगा, वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो कि हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता होना चाहिए। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फास्टर देन लाइट को परमिट करती है, इजाज़त देती है और उसे रोकती नहीं है। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर सकता तो फिर क्या चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकती है? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और उन एग्जांपल्स में छुपा हुआ है एक हिंट। हमने स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को मूव करते हुए ऑब्जर्व किया है। मसलन मैं आपको कायनात की शुरुआत यानी पैदाइश की तरफ लेके जाऊंगा, जब बिग बैंग हो रहा था आज से 13.7 बिलियन साल पहले, लाइट ईयर्स पहले। और उस वक्त कुछ अरसे के लिए हमारी कायनात इन्फ्लेट हुई, बहुत तेज़ी से बढ़ी। आज अगर हम अपनी कायनात के हुजम को देखते हैं तो हमें इसका रेडियस 46.5 बिलियन ईयर्स मिलता है, लेकिन कायनात तो तकरीबन 14 बिलियन साल पहले बनी। फिर इसका रेडियस, ऑब्जर्वेबल कायनात का रेडियस 46 बिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स कैसे हो गया? ये तो 3 गुना ज़्यादा है। पहला हिंट, कायनात स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है। पहला हिंट ये है कि हमारी कायनात की जो एक्सपेंशन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, बल्कि हमें तो यहाँ पर साइंसदानों का ये कहना है कि 3 गुना ज़्यादा है। इसी तरीके से मैं आपको कोजार्स की तरफ लेके जाऊँगा जो कि सुपर लुमिनल मोशन को एग्जिबिट करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हम आसमान में दूर कोजार्स को देखें, अगर कोजार के बारे में आपको मालूम नहीं है तो ये ब्लैक होल्स हैं, मैसिव बड़े ब्लैक होल्स हैं जिनके गिर्द एक्रीडेशन डिस्क है, यानी उनके गिर्द चीज़ें बहुत तेज़ी से घूम रही हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और वो एक डिस्क की शक्ल बनाती हैं, रोशन है। उन्हें हम दूर से टेलीस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। तो जब हम दूर के कोजार्स को देख रहे थे तो हमें वहाँ पर रेड शिफ्ट नज़र आ रही थी। रेड शिफ्ट का मतलब यह है कि वो हमसे बहुत तेज़ी से दूर जा रहे हैं और उनका दूर जाना स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा था। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे और कोजार्स के बीच में है जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है। तो ये हमारे पास दूसरी ऐसी ऑब्जर्वेशन आई जहाँ पर हमने इस फिनोमिना को देखा। जब कोई चीज़ किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से आगे चली जाती है, ब्लैक होल के गिर्द एक चक्कर होता है जो कि ख़तरे की निशानी होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, जिससे क्रॉस करके लाइट भी कभी वापस नहीं आ सकती। तो जब भी कोई चीज़ उस
गोल दायरे के आगे चली जाती है वो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कोई चीज़ आबशार से नीचे गिरती है वो ब्लैक होल के अंदर गिरती है, तो वहाँ पर चीज़ें हमें स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से मूव करती हुई नज़र आती हैं। अब इन तीनों एग्जाम्पल में जो कॉमन चीज़ है वो है स्पेस। तो यहाँ पर स्पेस टाइम ब्लैक होल के अंदर कोलैप्स कर रहा है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रही है और स्पेस टाइम बढ़ता जा रहा है, और जब हम दूर के कोजार्स को देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि स्पेस टाइम स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अगर हम अपनी कायनात की एक्सपेंशन को देखें, क्योंकि 14 बिलियन साल पहले बनी लेकिन अब वो 3 गुना बड़ी है, तो वहाँ पर भी हमें स्पेस टाइम का हाथ नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि स्पेस टाइम स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ से मूव कर सकता है। और आइंस्टाइन ने भी ये कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर सकता और क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन स्पेस टाइम तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो तो एक नेट है, एक जाल है जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र आते हैं। सबसे पहले वार्प ड्राइव का आइडिया हमें जिस साइंसदान ने दिया उनका नाम है अल-कुबरी। उन्होंने आइंस्टाइन की इक्वेशंस को सॉल्व किया और उनके ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस भी दिए, और उन इक्वेशंस में से उन्होंने वार्प ड्राइव का फिनोमेना निकाला। शुरू में साइंसदानों ने उनको बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देखा और बड़े अरसे तक वार्प ड्राइव पर कुछ ख़ास आगे तरक्की ना हो सकी, इस पर रिसर्च ना हो सकी। अल-कुबरी ने हमें वार्प ड्राइव का एक मॉडल भी दिया। मैं आपको यहाँ पर एक बबल दिखा रहा हूँ। आप देखें, आपको यहाँ पर एक बबल नज़र आ रहा है और उसकी एग्जाम्पल मैं दूंगा पानी की लहरों से। तो जब एक सर्फर पानी के ऊपर सर्फिंग कर रहा होता है, लहरें तेज़ी से मूव कर रही होती हैं, तो क्या उसका स्केटबोर्ड मूव कर रहा होता है या पानी नीचे से मूव कर रहा होता है? आप अगर स्केटबोर्ड को देखें तो वो अपनी जगह पर होता है, लेकिन पानी इतनी तेज़ी से मूव कर रहा होता है कि वो पानी के साथ साथ हमें ये लगता है कि सर्फर भी बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। तो एक्चुअली पानी का मोशन उसको आगे लेकर जा रहा है। बिल्कुल पानी से तशबीह दें स्पेस टाइम को। तो अगर हम स्पेस टाइम की कोई ऐसी ओरिएंटेशन बना दें कि वो बड़ी तेज़ी से मूव करे, तो उसके अंदर जो भी चीज़ कोई स्पेस क्राफ्ट होगा वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। स्पेस टाइम की एक ओरिएंटेशन जो कि वार्प ड्राइव के लिए बनाई गई है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसमें हमारे सामने एक बबल है और उसके आगे एक खड्डा है। स्पेस टाइम में आपको एक खड्डा नज़र आ रहा है और पीछे आपको एक्सपेंशन नज़र आ रही है। हम ये जानते हैं कि स्पेस में वार्प पैदा करने के लिए, खड्डा पैदा करने के लिए, एक बल्ज पैदा करने के लिए तो हमें ग्रेविटी की ज़रूरत है। और E=mc² बताती है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी और ग्रेविटी हमें मिलती है मैटर से। तो आप यहाँ पर सूरज की तस्वीर देख सकते हैं कि उसके नीचे ये चादर बिल्कुल एक गड्ढे की तरह है, और अगर ब्लैक होल की बात करें तो उसमें ये गड्ढा और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। लेकिन वार्प ड्राइव में आपको गड्ढा तो मिल रहा है, और जो कि हम अचीव कर सकते हैं मैटर के साथ, लेकिन पीछे आपको एक्सपेंशन, एक दीवार भी नज़र आ रही है, जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दीवार के लिए या वार्प ड्राइव के इस हिस्से के लिए हमें नेगेटिव मैस की ज़रूरत है। आप देखें कि इसका गड्ढा पॉजिटिव मैस के बिल्कुल ऑपोजिट है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है जबकि वो गड्ढा नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमें नेगेटिव मैस की ज़रूरत है, और नेगेटिव मैस -E=-mc²। तो हमें नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत है। आज तक हमने नेगेटिव मैस या नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व नहीं की, लेकिन हमारे पास उनकी कुछ शक्लें हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस तस्वीर में मैं भी आपको यह कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक स्लिंकी लें और उस स्लिंकी के अंदर एक रॉकेट को मूव करवाएं। तो अब उसको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बहुत सारा रास्ता तय करना पड़ेगा, लेकिन अगर रॉकेट को अपनी जगह फिक्स कर दें और स्लिंकी को नीचे से मूव करवाएं, यानी स्पेस को नीचे से मूव कराएं, रॉकेट अपनी जगह पर है लेकिन स्पेस इतनी तेज़ी से मूव कर रही है कि हमें यह लगेगा कि ये रॉकेट बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। और हम ये जानते हैं कि ये स्लिंकी जो कि स्पेस टाइम को प्रेजेंट करती है, स्पेस बहुत तेज़ी से, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी स्पेसक्राफ्ट ट्रैप होगा, हमें लगेगा कि वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है। लेकिन हम दोबारा आते हैं नेगेटिव मैटर की तरफ, जिसको हम नहीं जानते। अब यहाँ पर देखें कि ऑर्डिनरी मैटर या नॉर्मल मैटर स्पेस टाइम में एक गड्ढा डालता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव मैटर की बात करें तो वो स्पेस टाइम को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएगा, वो उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। इसीलिए इससे नेगेटिव ग्रेविटी जुड़ी होती है।
मसलन आप दो प्लैनेट्स को अगर नेगेटिव मैटर से बनाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे के गिर्द घूमना या एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मैटर एंटी ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो एंटी मैटर नेगेटिव मैटर नहीं है, याद रखिएगा। नेगेटिव मैटर हमने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया। एंटी मैटर के साथ जो ग्रेविटी एसोसिएट होती है वो पॉजिटिव ग्रेविटी एसोसिएट होती है। नेगेटिव मैटर की अब मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। हम इसको एक्सोटिक मैटर भी कहते हैं कि जब वर्म होल के जरिए हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है, वर्म होल पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी बनाने जा रहा हूँ, तो हमने उसकी टनल को खुला रखना है। अब नॉर्मल ग्रेविटी उसको कोलैप्स करने की कोशिश करेगी, आपस में मिलाने की कोशिश करेगी स्पेस टाइम को, और वो टनल बंद होने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर उसके अंदर हम मैटर की बजाय एक्सोटिक मैटर या नेगेटिव मैटर रख दें तो वो हमेशा खुली रहेगी, वो टनल हमेशा खुली रहेगी, बंद नहीं होगी और हम उससे वापस आ सकते हैं। तो यहाँ से वर्म होल के इस टनल से हमने अंदाज़ा लगाया कि नेगेटिव मैटर अगर हम ईजाद कर लेते हैं तो हमें वर्म होल में भी मदद देगा। आइंस्टाइन की इक्वेशन नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव मैटर पर पाबंदी नहीं लगाती, तो नेगेटिव मैटर और नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है, और इसी वजह से नासा ने इस पर रिसर्च की। और अब नासा ईगल वर्क्स, ये एक नासा की लैब है जो कि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही है कि किस तरीके से हमने ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाने जो कि वार्प ड्राइव में आगे मूव करेंगे, और वार्प ड्राइव को हमने कैसे अमली शक्ल में लेके आना है। तो उन्होंने एक अपना स्पेसक्राफ्ट जिसे नासा IXS कहते हैं, एंटरप्राइज, उसकी तस्वीर भी जारी की। ये एक शबीह है उस स्पेसक्राफ्ट की जो कि मुस्तकबिल में हम बनाने जा रहे हैं वार्प ड्राइव के लिए। लेकिन वार्प ड्राइव बनाने के लिए बहुत से मसाइल हैं। मसलन अगर आप आइंस्टाइन की बात करें तो उन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करने के लिए आपको इन्फिनिट एनर्जी की ज़रूरत है। और इसी तरीके से जब अलकुबरी की वार्प ड्राइव की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको नेगेटिव एनर्जी, जो पीछे उसकी सीट थी वार्प ड्राइव की, उसको अचीव करने के लिए आपको इन्फिनिट नेगेटिव एनर्जी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़े साइंसदान जो कि नासा के साइंसदान हैं, जिनका नाम है हैरोल्ड वाइट, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हमें सिर्फ -700 kg नेगेटिव मैस के इक्वल नेगेटिव एनर्जी चाहिए। ये इतनी एनर्जी है जो कि 1000 हाइड्रोजन बॉम्ब को अगर हम एक्सप्लोड करें तो उससे ज़्यादा एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन स्टिल ये इन्फिनिट एनर्जी से तो बहुत कम है, और वो अब भी कोशिश कर रहे हैं कि इस एनर्जी को, इस नेगेटिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट को और ज़्यादा कम किया जाए। उन्होंने इस पूरे स्पेसक्राफ्ट का डिज़ाइन भी बदला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बड़े बड़े रिंग्स नज़र आ रहे हैं, टॉरस नज़र आ रहे हैं, और 10 मीटर का ये स्पेसक्राफ्ट, इसका जो डायमीटर है वो 10 मीटर है। अभी हमने ये अचीव नहीं किया, लेकिन हमारा फ्यूचर का प्लान ये है कि ये इस तरह का डिज़ाइन है। लेकिन हमें नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करना पड़ेगा और इस स्पेसक्राफ्ट को नेगेटिव एनर्जी के बगैर कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए नेगेटिव एनर्जी पर लैब में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। मैं आपको यहाँ पर एक इक्विपमेंट की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ जो कि टेस्ट किया जा रहा है, और नेगेटिव एनर्जी को अटेन करने के लिए बहुत सी रिसर्च हो रही है ताकि हम वार्प ड्राइव को बना सकें। और इसी वजह से वार्प ड्राइव अब कोई ख्याली चीज़ नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में ये एक चैलेंज है जिसको अचीव करने के लिए बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर हम एक ऐसी वार्प ड्राइव बना सकते हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से सिर्फ 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से मूव करे, तो ये 50,000 टाइम्स ज़्यादा होगी आज की सबसे तेज़ व्हीकल से जो कि स्पेस में मूव कर सकती है। तो हमारे लिए इतना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अगर हम सिर्फ एक ऐसी वार्प ड्राइव बना सकें जो कि स्पीड ऑफ लाइट का सिर्फ 0.1% जा सके। वार्प ड्राइव ऐसी भी बनाई जा सकती हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होंगी, और ऐसी भी बनाई जा सकती हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से कम होंगी। मैं आपको यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी के बारे में फर्दर कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता चलूँ कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में एक फिनोमिना है जिसको कैज़मिर इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर हम वैक्यूम में 2 प्लेट्स रखते हैं जो कंडक्ट करती हैं, और उनके दरमियान बहुत छोटा फासला होता है, और वक्त के साथ साथ वो फासला आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। नैनोमीटर्स में तकरीबन 10 नैनोमीटर का फासला होता है जो कि कम हुआ, और हमें ये लग रहा है कि वैक्यूम में दूसरी तरफ से उन प्लेट्स पर एनर्जी लग रही है। ये नेगेटिव एनर्जी की मिसाल समझा जाता था, लेकिन ये एनर्जी बहुत कम है, वैक्यूम से कम है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव एनर्जी कैज़मिर इफेक्ट से साबित नहीं होती। लेकिन हमारी जो आखिरी होप है नेगेटिव एनर्जी के लिए वो है डार्क एनर्जी। वो एनर्जी जो कि हमारी स्पेस को
एक्सपैंड कर रही है, बढ़ाती जा रही है। ये एंटी ग्रेविटी एनर्जी है जो कि ग्रेविटी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काबू पा रही है और अब बहुत तेज़ी से हमारी कायनात एक्सपैंड करेगी फ्यूचर में। 70% हमारी कायनात का इस एनर्जी से बना हुआ है और हमें इस एनर्जी के बारे में और डार्क मैटर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हमें यह लगता है कि शायद फ्यूचर में नेगेटिव एनर्जी का कुछ सुराग हमें डार्क एनर्जी से मिले, और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास अबंडेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी और हम वार्प ड्राइव को और भी अच्छे तरीके से बना सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये अंदाज़ा होगा कि हम किस तरीके से वार्प ड्राइव और स्पीड की रफ्तार से तेज़ी से जाने पर रिसर्च कर रहे हैं और उसमें क्या क्या मसाइल आ रहे हैं। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।